Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 9, Ray Optics and Optical Instrumentation. So in this lecture we will discuss about magnifying lens. Yes, आपको सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है मैग्नीफाइंग लेंस की। आपने देखा होगा इस लेंस को कई बार और हो सकता है शायद इसको यूज़ भी किया हो। अक्सर हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जब हम कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जो हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पा रहा है उसे देखने के लिए हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। तो आज एक्चुअल में हम इसी मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली कैसे ये मैग्नीफाई करता है छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़े फॉर्म में। सो ये बेसिकली कहलाता है एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप। अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज़ बेसिकली अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली कहलाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। सो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द शॉर्ट फोकल लेंथ। सबसे खास बात, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ छोटी हो, छोटी फोकल लेंथ का, शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस। हम आगे अभी डेरिवेशन में प्रूव भी करेंगे कि जितनी ज़्यादा छोटी फोकल लेंथ होती है किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की, उतना ज़्यादा वो मैग्नीफाइंग करता है किसी छोटे ऑब्जेक्ट को, या उतना ज़्यादा मैग्नीफाई करता है उतने छोटे ऑब्जेक्ट को। So convex lens of the short focal length can be used to magnify the image of the small object is called the magnifying glass or simple microscope. अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इसकी बेसिकली क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे, किस तरह से ये छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़े साइज में कन्वर्ट कर देता है या फिर मैग्नीफाई करता है। सो व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। जब भी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस हमेशा उसकी वर्चुअल इरेक्टेड इमेज क्रिएट करता है, और सबसे खास बात वो इमेज मैग्नीफाइड भी होती है। सो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड लेंस वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट कर देता है उस ऑब्जेक्ट की, अगर वो ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस्ड हो। The lens is held close to the eye at a distance of the object is adjusted. ठीक है, नॉर्मली जो लेंस है उस लेंस को हमारी आइज़ के क्लोज रखा जाता है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को वेरी किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वेरी ना हो और इमेज जो फॉर्म हो वो हमेशा हमें ऐसी प्लेस पर बनती हुई दिखे जो बेसिकली आई के डिस्टिंक्ट विजन की कैटेगरी में आता हो। So the lens is held close to the eye and the distance of the object is adjusted till the image is formed at least distance of the distinct vision from the eye. और हमें पता है कि बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की या हमारी आइज़ की जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न वो होती है जब किसी ऑब्जेक्ट, वो बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस होती है जिस मिनिमम डिस्टेंस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख सकें और हमें वो क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट और हमारी आई के बीच की वो मिनिमम डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल हो वही कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। ठीक है, और नॉर्मली इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। एक नॉर्मल आई की बात करूँ मैं तो नॉर्मल आइज़ के लिए इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इसकी वर्किंग की कि बेसिकली कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो इसके लिए हमने कंसिडर किया हुआ एक कॉन्वेक्स लेंस, आप देख सकते हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप देख सकते हैं दिस ए एफ इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हमने मार्क किया हुआ है इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर सी और इस लेंस का फोकस पॉइंट एफ। ठीक है, और इस फोकस पॉइंट और लेंस के बीच में हमने प्लेस कर दिया है ऑब्जेक्ट ए बी। क्यों? क्योंकि पहली शर्त ही हमारी यही है कि कॉन्वेक्स लेंस तभी इस वर्चुअल इरेक्टेड और मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट करेगा जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। सो हमने यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकस एफ के बीच में प्लेस कर दिया है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, जब हम इसकी इमेज क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली इमेज क्रिएट करने के लिए दो लाइट रे यहाँ से इमर्ज करेंगे। हम देख सकते हैं पहली लाइट रे यहाँ से इमर्ज हुई। ठीक है, सेकंड लाइट रे दूसरी इमर्ज जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। फाइनली ये दोनों रेज आपस में मिल तो नहीं रही, लेकिन इनको जब बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ऑब्जेक्ट के पीछे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ पर ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट होगी और ये ए डैश बी डैश जो होगा वो इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट ए बी की। ठीक है, सो फाइनली हमें यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज मिलती है इस ऑब्जेक्ट ए बी की, जो इस ऑब्जेक्ट ए बी के साइज से काफ़ी बड़ी है, मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, और ये सबसे खास बात कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो ये इमेज भी सीधी है, इरेक्टेड है। सो
लेट ए बी बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट एफ एंड सी, हमने देखा इट्स वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड of the object. If the distance of the object from the lens is changed then the distance of the image is also changed. ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को चेंज करें ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर चेंज होगी. ठीक है, सो यहाँ पर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी इज सो एडजस्टेड दैट द इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, तो हमें एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की इमेज से मतलब है, इसलिए हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ए बी की डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमें इमेज डिस्टेंस डी पर अपेयर हो, और ये डिस्टेंस डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब हमें इमेज क्लियरली नज़र आए. अगर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेंस आइज़ के बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है और हम ऑब्जेक्ट को वेरी कर रहे हैं, उसकी प्लेस को वेरी कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम इस तरह से चेंज करें कि इसकी इमेज हमें आइज़ में क्लियरली नज़र आए, और जब आइज़ में ये क्लियरली नज़र आने लग जाएगी तब ऑब्वियसली ये इमेज इस आई के रिस्पेक्ट में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगी. ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगी, और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर आइज़ और ऑप्टिक लेंस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसलिए हम यहाँ पर सारी डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे लेंस से और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से. सो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द डी. अभी हम यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर दो केसेस में कंसिडर करेंगे या दो केसेस में कैलकुलेट करेंगे. पहला तब कैलकुलेट करेंगे, उस इमेज के लिए कैलकुलेट करेंगे जो इस ऑप्टिकल सेंटर से डी डिस्टेंस पर, कि डी डिस्टेंस बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को डिफाइन कर रही है. तो पहला केस हम कंसिडर करेंगे कि इमेज सपोज फॉर्म हो रही है डिस्टेंस डी पर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर सी, और दूसरा केस हम कंसिडर करेंगे जब इमेज फॉर्म हो रही होगी इन्फिनिटी पर. ठीक है, सो चलिए पहला केस कंसिडर करते हैं हम लोग. मैग्नीफाइंग पावर, ग्लास मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है हमें व्हेन द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द डी. इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशो. अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करें कि एक्चुअल में मैग्नीफाइंग पावर है क्या, सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज एट द आई. ठीक है, एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज एट द आई. ये सपोज हमारी इमेज है, ये इमेज जब आई पर जो एंगल सस्पेंड कर रही है, सपोज आई और लेंस दोनों एक दूसरे के क्लोज ही हैं, इसलिए हम ऑप्टिकल सेंटर से ही रेफरेंस लेंगे इसका हमेशा. सो यहाँ पर आप देखिए ये जो इमेज है ये इस ऑप्टिकल सेंटर पर कौन सा एंगल सस्पेंड कर रहा है, तो आप देखेंगे ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है एंगल बी डैश सी ए, एंगल बी डैश सी ए, जो जिसको हमने बीटा से डिफाइन किया हुआ है, ये एंगल सस्पेंडेड है कहाँ पर, इस ऑप्टिकल सेंटर पर, या सिंपली हम कह सकते हैं आई पर. किसकी वजह से, इस ए बी इमेज ए डैश बी डैश की वजह से. सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सस्पेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली. ठीक है, जबकि किससे रेशो होगा, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट भी जब एंगल सस्पेंड करेगा, ये ऑब्जेक्ट भी जब एंगल सस्पेंड करेगा इस ऑप्टिकल सेंटर सी पर, तो ये जितना एंगल सस्पेंड कर रहा है दैट इज सपोज यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे, ये है यहाँ पर अल्फ़ा, क्योंकि जितनी पोजीशन पर हमने एडेज बीडेज कंसिडर किया वहीं पर हम अगर इस ऑब्जेक्ट के से सस्पेंड होने वाले एंगल की बात करें तो वो होगा अल्फ़ा, क्योंकि जिस पोजीशन पर हमने ए डैश बी डैश को क्रिएट किया हुआ है उसी पोजीशन पर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को भी कंसिडर करेंगे एंगल के वेरिएशन को देखने के लिए. ठीक है, सो मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर लेंस नहीं होता, ठीक है, विदाउट लेंस नहीं होता, आइज़ डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को देख रही होती, तो मिनिमम डिस्टेंस तब भी ऑब्जेक्ट की क्या होती, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही होती, इसलिए यहाँ पर भी उसे हमने डी पर कंसिडर किया हुआ है. सपोज अभी सिर्फ इस मैग्नीफाइंग पावर के डेफिनेशन को समझने के लिए. ठीक है, मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और वो डिस्टेंस सपोज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है डी, और आइज़ उसे डायरेक्टली देख रही है, तो आइज़ को क्लियरली नज़र आ रहा है. ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने आइज़ और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस को प्लेस किया और फिर ऑब्जेक्ट को वेरी किया उसकी इमेज को क्लियरली देखने के लिए, तब ऑब्वियसली सी बात है अब इमेज जो एंगल सस्पेंड करेगी उसकी वैल्यू हम देखेंगे. तो इसी तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है. सो इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सस्पेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली when both lies at the least distance of distinct vision. So it is called the angular magnification
प्रोड्यूस बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज़ डिनोटेड बाय द एम, ठीक है। सो इसे ही हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहेंगे और इसे हम नॉर्मली कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एम की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज जो एंगल सस्पेंड कर रही है दैट इज़ बीटा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्टली विदाउट लेंस अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर प्लेस होता तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन भी इस ऑप्टिकल सेंटर सी से डी डिस्टेंस पर ही होती यहाँ पर। तो इस ऑब्जेक्ट के साइज़ का हमने इस ए डैश बी डैश को थोड़ा सा कट किया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ए डैश क्यू जो होगा वो इस ए बी के साइज़ का ही होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो कितना एंगल सस्पेंड करता, तो वो भी हमने देख लिया, दैट इज़ एंगल क्यू सी ए डैश, वो है एंगल अल्फ़ा। सो लेट ए डैश सी बी डैश इक्वल टू बीटा, ए डैश सी बी डैश है ना इज इक्वल टू बीटा इज द एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज एट द आई। कर द ए डैश क्यू इक्वल टू द ए बी एंड ज्वाइन द क्यू सी। हमने क्या किया, ए डैश बी को ए डैश क्यू पे कट किया और क्यू सी को ज्वाइन किया। सो एंगल ए डैश सी क्यू डैश इक्वल्स टू अल्फ़ा, एंगल ए डैश सी क्यू डैश ए डैश सी क्यू डैश ये ए डैश सी क्यू इज इक्वल टू हो गया एंगल अल्फ़ा इज द एंगल सस्पेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा बाय अल्फ़ा, हमने वैल्यू पुटअप कर दी, एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फ़ा। अब इन प्रैक्टिस द एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल, सो देयर फोर वी कैन राइट बीटा को हम लिख सकते हैं 10 बीटा और अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा। सो फाइनली इस रे डायग्राम से हमें 10 बीटा और 10 अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए 10 बीटा की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, तो इस ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश, यहाँ पर ए डैश बी डैश हो गया परपेंडिकुलर और सी ए डैश हो गया बेस। तो हमें पता है 10 बीटा क्या होगा, यहाँ पर ये एंगल है बीटा, तो 10 बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश। सो फाइनली हम लिख सकते हैं फ्रॉम द ट्रायंगल सी ए डैश क्यू, फ्रॉम द ट्रायंगल सी ए बी, सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल सी ए ट्रायंगल सी ए बी देखें हम या फिर ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश देखें, बात एक ही है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि दोनों ही बेसिकली सेम एंगल सस्पेंड कर रहे हैं सी पर। सो फाइनली हम यहाँ पर एज पर द हमारा जो नोट्स है उसमें सी ए बी हमने लिख रखा है, इसलिए हम यहाँ पर एंगल कंसिडर करेंगे सी ए बी, ठीक है। तो सी ए बी के केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी और बेस क्या हो जाएगा, दिस इज सी ए। सो फाइनली 10 बीटा के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन सी ए। इसी तरह से अगर हम बात करें एंगल अल्फ़ा की, तो ट्रायंगल सी ए डैश क्यू की बात करेंगे हम यहाँ पर, इस ट्रायंगल सी ए डैश क्यू की बात करें तो इस ट्रायंगल सी ए डैश क्यू में अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डैश क्यू और बेस हो जाएगा सी ए डैश। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डैश क्यू अपॉन सी ए डैश, ए डैश क्यू अपॉन सी ए डैश। फाइनली हमने यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू को पुटअप कर दिया है। सो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है ए डैश क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी के, क्योंकि यहाँ पर हमने ए डैश क्यू को कट किया था ए बी के ही इक्वल, इसलिए ए डैश क्यू विल बी इक्वल टू ए बी। सो इन दिस इक्वेशन वी कैन पुट ए डैश क्यू इज इक्वल टू ए बी और सी ए डैश एज इट इज़ है यहाँ पर। सो यहाँ से 10 अल्फ़ा और 10 बीटा की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है। अब फाइनली जो इक्वेशन है हमारी एम इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा, तो लेट्स पुट द वैल्यू। 10 बीटा के लिए हमने पुटअप किया ए बी अपॉन सी ए और 10 अल्फ़ा के लिए पुटअप किया ए बी अपॉन सी ए डैश। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली सी ए डैश न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, एम इज इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी ए। अब सी ए डैश की वैल्यू को अगर हम देखें तो ये क्या है, सी ए डैश इज़ बेसिकली डिफाइंड बाय डी, और साइन कन्वेंशन से अगर हम देखेंगे तो सी ए डैश का मेजरमेंट हमेशा हम सी से ए डैश की तरफ करेंगे विच इज़ बेसिकली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए यहाँ पर सी ए डैश की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। सो सी ए डैश विल बी माइनस डी। फाइनली हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया सी ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस डी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें सी ए को अगर हम देखें तो सी ए भी बेसिकली इसी तरह से मेज़र होगा सी से ए की तरफ, और सी से ए की तरफ इसे हम डिफाइन कर रहे हैं यू से। सो ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए यू भी होगा नेगेटिव। सो फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पर यू भी ऑल्सो नेगेटिव, सी ए इज़ ऑल्सो नेगेटिव। तो एम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस डी अपॉन माइनस यू। सो फाइनली माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा और एम की वैल्यू मिलेगी हमें डी अपॉन यू। सो फाइनली मैग्नीफाइंग पावर m जो है यहाँ पर हमें मिल गया d अपॉन यू।
अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करें, इसे फोकल लेंथ की टर्म्स में कैलकुलेट करें, क्योंकि अभी हमने जैसे कहा था डेफिनेशन में कि भाई मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। तो चलिए अब इसे फोकल लेंथ के टर्म्स में कन्वर्ट भी करते हैं हम लोग। सो लेंस इक्वेशन से हमें पता है लेंस इक्वेशन किसी क्या होती है, -1/u + 1/v = 1/f, ये लेंस इक्वेशन है। तो चलिए इस लेंस इक्वेशन में हमें पता है जो यहाँ पर v है, यहाँ पर u जो है, जो इमेज बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन से u की जगह लिखेंगे हम -u, ठीक है। और v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस यहाँ पर है बेसिकली d, क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो लेंस से कैपिटल D डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है। सो फाइनली हम यहाँ पर v की जगह पुटअप करेंगे -d। सो हमने पुटअप कर दिया u के लिए -u, v के लिए -d, और f1 एज इट इज़ यहाँ पर अपनी जगह पर मौजूद है। फाइनली अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर ये तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली 1/u, और ये हो जाएगा 1 - 1/d = 1/f। अब इन दोनों साइड में हम d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में, या जो LHS RHS में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि d से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d/u, आपने एज इट इज़ लिख दिया, ये हो गया d/d, तो d/d इक्वल टू हो जाएगा 1, -1 यहाँ पर आ गया, और ये हो गया d/f। फाइनली डी वाली इक्वेशंस को अगर हम एक तरफ करें तो ये होगा फाइनली d/u, ठीक है। d/u हमने कैलकुलेट किया तो ये हो गया 1 + d/f, और यहाँ पर हमें पता है d/u की वैल्यू कितनी होगी, अभी हमने कैलकुलेट की m के इक्वल। सो फाइनली हमने यहाँ पर m पुटअप कर दिया 1 + df। सो यहाँ पर हमें इस तरह से हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल चुकी है मैग्नीफाइंग पावर की, उस केस में जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस्ड है और इमेज फॉर्म हो रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, ठीक है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं इजीली कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, ठीक है। मतलब m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी मैग्नीफाइंग पावर उतना ज़्यादा होगा कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। सो lesser the focal length of the convex lens, lesser the focal length of the convex lens used as a simple microscope, the greater its value of the magnifying power obtained। और इसके साथ में मैग्नीफाइंग पावर की जो पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए हमें पॉजिटिव वैल्यू नज़र आ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू हमें ये बता रही है कि जो इमेज होगी वो बेसिकली इरेक्टेड होगी। फर्दर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप टेल्स द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्टेड एंड वर्चुअल, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर का हमने फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है, m = 1 + df। अब इसके बाद सेकंड हम बेसिकली कैटेगरीज की देखेंगे, या फिर सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी। सपोज यहाँ पर इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पर। सो इस केस में इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज सिचुएटेड एट द इन्फिनिटी एट द आई to the angle formed by the object at the eye when situated at the least distance of distinct vision। बिल्कुल वही फार्मूला होगा या वही डेफिनेशन होगी मैग्नीफाइंग पावर की, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर लाई कर रही है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली हम मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल M से डिफाइन करेंगे। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड एट द फोकस, हम इस रे डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर प्लेस किया हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर प्लेस होगा तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्फिनिटी पर होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड है तो हमने दो रेज इमर्ज की, यहाँ से पहली से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, अनडेविएटेड पास हो जाएगी, और दूसरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब इंसिडेंट होगी लेंस पर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। तो यहाँ पर जब हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल रेज जो हैं वो हमेशा इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। सो when the object AB is placed at the focus F of the lens, its image is formed at the infinity. So to find the expression for the magnifying power in this case, draw the line A dash B dash equal to AB। ठीक है, हमने यहाँ पर A dash B dash equal to AB यहाँ पर एक लाइन फॉर्म की है। So परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस CA डैश इक्वल टू D। ठीक है, तो लीस्ट ये इस ऑप्टिकल सेंटर C से डिस्टेंस D पर, ये डिस्टेंस D क्या है, इट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट AB के इक्वल
एक लाइन फॉर्म की है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है, जो कहाँ पर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से डी डिस्टेंस पर है। सो ज्वाइन बी डैश सी डैश, देन अब हमने ज्वाइन बी डैश सी डैश को ज्वाइन किया या बी डैश सी को ज्वाइन किया हमने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमें जो एंगल मिल रहा है वो है एंगल अल्फ़ा। ये हमें क्या बता रहा है कि सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी इस ऑप्टिकल सेंटर से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा होता, ठीक है, ए डी कैपिटल डिस्टेंस डी पर, सो ये कितना एंगल सस्पेंड करता, तो ये एंगल सस्पेंड करता अल्फ़ा। सो यहाँ पर एंगल बी डैश सी ए जो हो गया वो एंगल अल्फ़ा हो गया, ठीक है। सो एंगल बी डैश सी ए डैश इक्वल्स टू अल्फ़ा इज द एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, है ना, व्हेन द सिचुएटेड एट द डिस्टेंस डी एज शोन इन द फिगर। The angle formed by the image at the eye when situated at the infinity is same as the angle formed by the object AB at the eye. Okay, अब जो इमेज AB फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पर, वहाँ से तो एंगल मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइट रेज है ये पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना एंगल ये ऑब्जेक्ट AB फॉर्म करेगा, जितना एंगल ऑब्जेक्ट AB सस्पेंड करेगा इस ऑप्टिकल सेंटर C पर, एग्जैक्टली उतना ही एंगल क्या होगा यहाँ पर जो इन्फिनिटी पर बनने वाली इमेज फॉर्म करेगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पर बनने वाली जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर पर जितना एंगल सस्पेंड करेगी एग्जैक्टली उतना ही एंगल यहाँ पर ए बी जो फोकस पॉइंट पर प्लेस्ड है, ठीक है, वही उतना ही एंगल सस्पेंड करेगा इस ऑप्टिकल सेंटर सी पर। सो द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट द आई व्हेन सिचुएटेड एट द इन्फिनिटी इज सेम एज द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए बी एट द आई। थस एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू बीटा, एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर बीटा। सो अगेन यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले की तरफ हम जाएंगे और दैट इज़ एम इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फ़ा, और क्योंकि अगेन यहाँ पर हम कंसिडरेशन लेंगे बीटा एंड अल्फ़ा आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट इट एम इज इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। सो फाइनली लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 10 बीटा एंड 10 अल्फ़ा। सो इस रे डायग्राम में अगर हम देखें, सो ट्राइंगल सी एफ बी की बात करें या बी एफ सी की बात करें, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल है बीटा। तो यहाँ से हम 10 बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 बीटा क्या होगा, 10 बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है एफ सी। सो 10 बीटा विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी एफ या एफ सी। इसी तरह से हम ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश या बी डैश ए डैश सी की बात करें, ट्राइंगल बी डैश सी ए डैश सी की बात करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल की वैल्यू है अल्फ़ा। तो यहाँ से भी हम 10 अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश और बेस है सी ए डैश। सो 10 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश। सो 10 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ए डैश बी डैश की वैल्यू है ए बी के इक्वल एग्जैक्टली, तो यहाँ पर हम पुटअप कर सकते हैं ए डैश बी डैश की जगह ए बी अपॉन सी ए डैश। तो यहाँ से 10 बीटा और 10 अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ 10 बीटा एंड 10 अल्फ़ा इन द इक्वेशन एम इज इक्वल्स टू, सो एम इज इक्वल्स टू 10 बीटा के लिए हमने पुटअप किया ए बी अपॉन सी एफ एंड 10 अल्फ़ा के लिए आएगा सी ए डैश अपॉन ए बी, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सी ए डैश अपॉन सी एफ। सो सी ए डैश अपॉन सी एफ यहाँ पर फाइनली हमें आंसर मिल गया। अब सी ए डैश और सी एफ की वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे सी ए डैश की वैल्यू जो है वो है डी, कैपिटल डी, आप देख सकते हैं। और अगर साइन कन्वेंशन के थ्रू जाएंगे तो ऑब्वियसली सी ए डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी सी ए डैश को हम मेज़र करेंगे सी से ए डैश की तरफ, ये हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इसलिए डी क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव, तो सी ए डैश विल बी नेगेटिव। इसी तरह से सी एफ की बात जब हम करेंगे यहाँ पर सी एफ की, तो सी एफ इज़ बेसिकली द फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस। हम देख सकते हैं यहाँ पर सी एफ फोकल लेंथ है, और जब सी एफ को मेज़र करेंगे तो इट विल ऑल्सो बी मेजर्ड फ्रॉम दैट सी टू एफ, it will also be the opposite to the direction of incident ray, so CF will be also negative। so CF बेसिकली फोकल लेंथ है जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर CF जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। सो इस इक्वेशन m इज इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी एफ में हम वैल्यू पुटअप करेंगे सी एफ के लिए माइनस एफ और सी ए डैश के लिए माइनस डी। फाइनली इसे पुटअप करेंगे तो m की वैल्यू मिलेगी हमें डी बाई एफ, यहाँ पर डी बाई एफ। सो यहाँ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो कैपिटल एम है मैग्नीफाइंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ है, मतलब फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी किसी कॉन्वेक्स लेंस की, मैग्नीफाइंग पावर उसका इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और ऑब्वियसली ये वैल्यू भी पॉजिटिव है,
ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब साइज़ जो होगा वो इमेज का हमेशा बढ़ेगा, न कम नहीं होगा, ठीक है। सो और इमेज कैसी होगी, सीधी होगी, ठीक है। सो यहाँ से हमें इस चीज़ का प्रूफ भी मिल गया। So the equation gives the magnifying power of the simple microscope when used when the image is formed at the infinity. अब अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास के यूजेस की बात करें, इसके एप्लीकेशन की, तो ज्वेलर्स एंड वॉच मेकर्स मेक द यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नॉर्मली जो ज्वेलर्स होते हैं, जो बहुत ही बिल्कुल शार्प डिज़ाइंस बनाते हैं ज्वेलरी के ऊपर, और जो वॉच मेकर्स होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे वॉच के पार्ट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, उन सभी को ये मैग्नीफाइंग ग्लास की बड़ी ज़रूरत होती है। सो ज्वेलर्स एंड वॉच मेकर्स मेक यूज़ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द शॉर्ट फोकल लेंथ टू ऑब्टेन द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द फाइन ज्वेलरी वर्क एंड द स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ द वॉचेस। इसके अलावा इन साइंस लेबोरेटरीज मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ यूज टू सी द सॉलिड्स एंड रीड द वर्नियर स्केल अटैच्ड टू द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नॉर्मली किसी बहुत ही शार्प मेजरमेंट के लिए हम लोग शार्प मेजरमेंट की वैल्यूज़ को रीड करने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ करते हैं, या फिर किसी मटेरियल को हमें इंस्पेक्ट करना होता है, उसे ऑब्जर्व करना होता है, तो उसके लिए भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ में। द यूज़ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास इनेबल्स अस टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द आई, मेकिंग इट अपीयर ब्राइट एंड येट क्लियरली विजिबल, ठीक है। द यूज़ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास इनेबल्स अस टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द आई, मतलब हम अगर कोई ऑब्जेक्ट आइज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है, तो उसे अगर प्रॉपरली हम विजिबल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम उसे प्रॉपरली विजिबल कर सकते हैं। इन पोजिशन ए बी द ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू द आई, इन द एब्सेंस ऑफ लेंस द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी क्लियरली विजिबल, ठीक है। सो ये बेसिकली था मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आप चलिए इसके बारे में छोटा सा एक न्यूमेरिकल है वो भी देखते हैं हम लोग। सो कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। मतलब हमें कैपिटल डी की वैल्यू दे दी है और फोकल लेंथ की वैल्यू एफ की वैल्यू दे दी है, और हमसे कहा है कि भाई कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू होती है 1 + d/f। डी/f तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करें, डी के लिए 25 एंड एफ के लिए 5। सो फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगा 6। एम की वैल्यू 6 हमें ये बता रही है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 6 टाइम्स होगी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में 6 टाइम्स होगी। सो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले से इस इमेज मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज मिला। सो आई होप या आई विल से टू यू, इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा शार्पली क्लियर हों। थैंक यू।